आज के इस वर्चुअल रैली में जयपुर में उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय सतीश पुनिया जी, हमारे बहुत ही आदर के योग्य और जिन्होंने राजस्थान का नेतृत्व पूरे 10 वर्षों तक राजस्थान के विकास में अपना योगदान किया, ऐसी हमारी आदरणीय वसुंधरा राजे जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे विपक्ष के नेता सम्माननीय गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी, सम्मानित मंच और यहाँ मेरे साथ उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, हमारे राजस्थान के संगठन की देखभाल करने वाले हमारे वी सतीश जी, अविनाश राय खन्ना जी और बीकानेर और जोधपुर संभाग के जुड़े हुए हमारे लाखों कार्यकर्ता जो इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आप सब जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज जब हम लोग इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं तो समय भी गमगीन है। जो घटना गलवान में घटी, जिसके लिए हम सब लोगों ने शहीदों के लिए मौन रखा, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उन सभी शहीदों को और राजस्थान में भी पिछले 1 महीने में 4 हमारे नौजवान देश की रक्षा करते करते शहीद हुए, उन सबको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देता हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, और उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं उनके परिवारों को कि आपका ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और साथ ही साथ उन परिवारों को ईश्वर शक्ति दे, क्योंकि वह सिर्फ परिवार के सपूत नहीं थे, वह देश के सपूत थे। सारा देश उनके साथ खड़ा है, यह बात मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम कोरोना वायरस के साए में आज ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, और इसलिए जिन लोगों ने कोरोना वायरस के कारण जिनकी जीवन लीला समाप्त हुई है, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो इस बीमारी से, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको ईश्वर जल्द ठीक करे और वह स्वस्थ लाभ लेते हुए पुनः अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में काम में जुटे, यह हम ईश्वर से कामना करते हैं। आज जब हम इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की भूमि जो वीरता की भूमि है, त्याग की भूमि है, शौर्य की भूमि है, उसको मैं अपनी ओर से और यहां मंच पर बैठे सभी लोगों की तरफ से नमन करता हूं और उससे ऊर्जा लेकर के आपसे चर्चा में भाग लेने के लिए भाग लेता हूं। मित्रों, ये वर्चुअल रैली के माध्यम से हम आप सबसे मिले हैं। जब कोरोना का साया दुनिया पर छाया और लॉकडाउन हुआ तो एक परिस्थिति आई कि क्या पार्टी भी लॉकडाउन हो जाएगी। एक परिस्थिति भी आई कि हम काम कैसे करेंगे। लेकिन मेरे साथियों ने और हम सब लोगों ने मिलकर इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी को एक्टिवेट किया, गैल्वनाइज किया। नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं ने इसमें अपने आप की शिरकत की, अपने आप को जोड़ा, और मैं आज ये बड़े संतोष के साथ और खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि जब दुनिया को भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक कार्य क्षेत्र में आवश्यकता थी, तो भारतीय जनता पार्टी का
एक एक कार्यकर्ता लॉकडाउन की अवस्था में दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा में जुटा। हमारे कार्यकर्ता को साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। मैं छोटी घटना इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमें भी कहीं कोई त्रासदी हो जाए, कोई घटना घट जाए तो हम वहां सेवा कार्य करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, इतने लंबे समय तक और इतनी बड़ी संख्या में सेवा कार्य करना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपने आप में यह पहला तजुर्बा था। और मैं कहूंगा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ काम में जुटा। मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। आप ध्यान में लीजिए, इस लॉकडाउन की अवस्था में 8 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हर दिन काम में जुटे। इस लॉकडाउन की अवस्था में 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंद तक पहुंचाए, लगभग 5 करोड़ राशन किट मोदी किट के नाम से, और वह भी मोदी किट 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 30 दिन का राशन, इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और यही नहीं, लगभग 5 करोड़ लोगों को फेस मास्क पहुंचाया। मैं महिला मोर्चा को, महिला मंडल को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और एनजीओज को बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के नेतृत्व में 5 करोड़ लोगों को मास्क पहुंचाने का काम किया है। इस तीव्र गति से काम करने के साथ साथ अब बारी आई कि हम पार्टी की तरफ से मोदी जी की ये पहली वर्षगांठ, दूसरे काल की, मोदी 2 की, हम जनता तक आत्मनिर्भर भारत का संदेश कैसे पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है कि हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भी वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया, और वर्चुअल रैली के माध्यम से आज ये 23वीं वर्चुअल रैली है और करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस समय भी किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं तो ये समझता हूं, देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और इन्वेंशन जो होता है वो हमेशा एक नया रूप लेकर के आता है। कभी आपने सोचा था कि हम अगर रैली करेंगे, जो हम रैली किया करते थे, तो उसके जुड़ने की संख्या 33 लाख होगी, 34 लाख होगी, 1 करोड़ होगी। लेकिन आज जब हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो हम लगभग 50 लाख, 40 लाख लोगों से जुड़ रहे हैं। यह वर्चुअल रैली की ताकत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और मैं बैठा बैठा खुश हो रहा था एक बात को ध्यान में लेकर कि कहां रैली से मैंने देखना था कि कहां बैठे हैं पब्बाराम विश्नोई जी, कहां बैठे हैं कसाबा जी, और कहां बैठे हैं हमारे वैष्णोदेव देवनानी जी, और कहां बैठे हैं हमारे नरवत सिंह राजवीर जी, और कहां बैठे हैं हमारे अपने सतवी सतीश जी, हमारे राजेंद्र गहलोत जी। आपको बधाई देता हूं, राज्यसभा के आप मेंबर बने हैं, बड़े नजदीक से आपको मैं देख पा रहा हूं। चंद्रशेखर जी को देख पा रहा हूं, हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी को देख पा रहा हूं, प्रणामी जी को देख पा रहा हूं। यह वर्चुअल रैली की खूबी है कि दूर से हम नजदीक हो जाते हैं और रैली में भी रह करके हम दूर रह जाते हैं। यह ताकत भी हमने देखने को मिली है। इसके लिए हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, जिन्होंने इस वर्चुअल रैली का में अपने आप को जोड़ने का काम किया है। और वर्चुअल रैली के माध्यम से हम सकल तरीके से अपनी बात को पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय बहुत से प्रश्न खड़े हुए थे। और जब मैं मोदी 2 की बात करता हूं तो मैं हमेशा यह कहता हूं कि मोदी 2 को मोदी 1 के बगैर मत देखो। ये 6 साल की अवधि में मोदी जी ने देश को जो 6 दशक का पाठ था उसको पाटने का काम 6 साल में करके दिखाया है। यह मैं कहना चाहता हूं। मोदी जी, अंडर हिज लीडरशिप, द कंट्री हैज ब्रिज द गैप ऑफ 6 डिकेड्स इन 6 years। इसको हमको समझना चाहिए। और जब हम मोदी 2 की बात करते हैं 1 साल की, तो हमारे अचीवमेंट्स, हमारी उपलब्धियां
वो उपलब्धियां हुई हैं जो कभी हमने सोची नहीं थी, वो भी हुई हैं। लेकिन इसी साल में हमने अनकैलकुलेबल, अनइमेजिनेबल कोरोना वायरस को भी जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इससे लड़ाई लड़ी है, यह भी अपने आप में अद्भुत रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। याद करिए, जब लॉकडाउन लगा था उस समय भारत की स्थिति क्या थी? हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी उस समय 1,500 थी। हमारे एक भी हॉस्पिटल कोविड डेडिकेटेड नहीं था। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी। हमारे पास उस समय लड़ने की दृष्टि से जो आवश्यक व्यवस्था मुहैया करानी थी वो नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन की अवस्था में प्रधानमंत्री जी ने बहुत तीव्र गति से देश को एक नई दिशा और दृष्टि दी। और आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास 1,000 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 2 लाख बेड्स कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। 2 लाख बेड्स, 20,000 बेड्स आईसीयू के साथ लैस हैं, 21,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं और 60,000 वेंटिलेटर्स पाइपलाइन में है। इसी जून महीने में 60,000 वेंटिलेटर्स आ जाएंगे और पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये वेंटिलेटर्स दिए जा रहे हैं। उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1,500 थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1.5 लाख प्रतिदिन है। उस समय देश में हम एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां के उद्यमियों को निवेदन किया, उनको हौसला दिया, उनको जगाया और आज हम कह सकते हैं कि 4.5 लाख प्रतिदिन पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बन रहे हैं और वो लग रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, इस टेस्टिंग कैपेसिटी की दृष्टि से सारी चीजों को करते हुए जिस तरीके से देश को एक दृष्टि देने का काम किया और लड़ाई लड़ने का काम किया है, वह सच में सराहनीय है। और यह मोदी 2 के प्रथम वर्ष में ही हुआ है, 19-20 में ही हुआ है। और पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश को एक साथ पिरोने का काम भी मोदी जी ने किया है। 6 बार चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई, 6 टाइम्स, और 6 बार मीटिंग करके कोरोना की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, कोरोना के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे उसको डील किया जा सकता है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गहराई के साथ 6 बार मीटिंग करके इन सारी चीजों को तय किया है। हर एक मुख्यमंत्री के अपने एजेंडे हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक एजेंडे भी हो सकते हैं, कुछ सही एजेंडा भी हो सकता है, कोई गलत एजेंडा भी हो सकता है, लेकिन सबको एक लड़ी में पिरोकर कोरोना की लड़ाई लड़ना, यह एक्यूमेन और यह ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दर्शाई है, यह हमको देखने को मिला है। यही नहीं, अगर हम जो जनता की जन भागीदारी भी देखें तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद किसी के आह्वान पर, किसी नेता के आह्वान पर देश ने उनके कॉल को सुना है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी बात को उन्होंने सुना है और उनको उस बात को रखा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जनता कर्फ्यू, ये बिना पुलिस के जनता कर्फ्यू लगी। हमारे कोरोना वॉरियर्स को हौसला बढ़ाने के लिए थाली बजाओ, ताली बजाओ, और सारा देश थाली बजाने लगा, ताली बजाने लगा। और इसका अनुकरण बाद में यूरोप के देशों ने भी किया, थाली बजाने का और ताली बजाने का काम लिया। यह हमको समझना चाहिए। यह दिया जला करके हम कोरोना की लड़ाई में एक हैं, इसका संदेश मोदी जी ने दिया। पुष्प वर्षा करके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, इंजीनियर डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, उनको संदेश दिया कि तुम अकेले नहीं हो, सारी डिफेंस फोर्सेस, सारा देश तुम्हारे साथ खड़ा है। एक नए तरीके से, एक अनूठे अनुभव के साथ भारत में प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान करते हुए देश को उसके लिए तैयार किया, यह हम सब लोग जानते हैं। अभी वसुंधरा जी बात कर रही थी आत्मनिर्भर पैकेज की और गरीब कल्याण पैकेज की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, क्या कहा
कि इंडिया हैज शोन अ वे. इट हैज नॉट ओनली एड्रेस द हेल्थ सेक्टर, but it has also addressed the economic part of it. It has also addressed the economy of India. Or he has taken care of the poor, marginal section of the society. उनको उन्होंने राहत देने का काम किया है. और इस काम के तहत आपको मालूम है 80 करोड़ जनता को आगे पूरे 3 महीने के लिए 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल और हर तरीके की व्यवस्था करने का काम प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज के तहत दिया. हमारी वसुंधरा जी बता रही थी, मुफ्त में 8 करोड़ बहनों को सिलेंडर उनके घर में पहुंचाया. 8 करोड़ बहनों को. जनधन योजना, जब जनधन योजना को मोदी 1 में आधार कार्ड के साथ सीड किया जा रहा था, तो उस समय हमारे विरोधी बोलते थे ये क्या है, पहले तो जनधन का मजाक बनाया और जनधन का मजाक बनाने के बाद फिर उसको आधार से जब सीडिंग करने की कोशिश हुई तो उसका विरोध किया. लेकिन आज बिना पोस्टमैन के, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी के आए हुए लॉकडाउन की अवस्था में 20 करोड़ बहनों को मोदी जी ने 500 रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए, 1,500 रुपए उन तक पहुंचाया है. 20 करोड़ बहनों को उनके खातों में पहुंचाया इस जनधन योजना के तहत. यह हमको समझना चाहिए. ये छोटी घटना नहीं है दोस्त. उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ 70 लाख किसानों को अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त उनके खातों में पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है. इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. राजस्थान में उज्ज्वला में 66,77,000 लोगों के परिवार तक सिलेंडर पहुंचाए गए. उसी तरीके से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत 740 करोड़ रुपए राजस्थान में पहुंचाए गए. उसी तरीके से 37,20,000 से ज्यादा किसानों को 744 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि पहुंचाया गया. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स के तहत 2,765 करोड़ रुपए राजस्थान को पहुंचाए गए. और इसके साथ साथ आगे चलकर आत्मनिर्भर पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का. इस 20 लाख करोड़ रुपए में 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को देने का वायदा हुआ, देने का काम शुरू हुआ. और मुझे खुशी है कि अभी तक लगभग 40,000 करोड़ रुपए लोगों ने एमएसएमई लोन के तरीके से ले लिया है. यह 1 जून से लेकर के आज 20 तारीख तक इस काम में लगभग 40,000 करोड़ रुपए इसमें जा चुके हैं. इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए. 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए. मित्रों आप बताओ 6 दशक का काम 6 साल में पूरा हुआ कि नहीं हुआ? किसानों की हालत क्या होती थी? किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काम क्या हुआ था? आज हमारे बैठे हैं गजेंद्र जी, हमारे अर्जुन मेघवाल जी जानते हैं कि आज कृषि मंत्रालय के माध्यम से और जल शक्ति के माध्यम से क्या क्या काम नीचे तक हो रहा है, किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है. और यह आत्मनिर्भर पैकेज का 1 लाख करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चर को जा रहा है, 3 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है आपदा को अवसर में बदलेंगे. 3 साल के अंदर गांव का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाएगा कि हमारे गांव का किसान अपने घर बैठे अपने अनाज का कहां उसको बेचना है, किस दाम पर बेचना है, वो तय कर पाएगा. यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई. इसी तरीके से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन देने का काम, उनको लोन देने का काम, उनको फिर से खड़ा करने का काम इसे गरीब पैकेज, ऐसे आत्मनिर्भर पैकेज में रखा है. 3,500 करोड़ रुपए माइग्रेंट लेबरर्स के लिए रखा है. आज अभी 50,000 करोड़ रुपए के माध्यम से आज ही प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना इस काम को शुरू किया है. 116 जिले ढूंढे हैं 6 प्रदेशों में, जहां 25,000 से ज्यादा जिस जिले में लोग माइग्रेंट लेबरर्स आए हैं उनको वहीं पर नौकरी देने का काम, गरीब कल्याण योजना के तहत रोजगार देने का काम की शुरुआत आज से खगड़िया से, बिहार से प्रधानमंत्री जी ने आज उसकी शुरुआत की है. मित्रों
ये आत्मनिर्भर पैकेज को अगर समझना हो तो ये सिर्फ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये पैसे का बांटना नहीं है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिफॉर्म्स लाने हैं, और सारे रिफॉर्म्स ला दिए गए हैं। सारे बॉटलनेक्स हटाने हैं ताकि किसान तक सही तरीके से पैसा पहुंच सके, उसका विकास हो सके, ताकि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको सही तरीके से सही समय पर पैसा मिल सके और वो अपना उद्योग को चला सके, धंधा चला सके। इसके रिफॉर्म्स की बात उसमें कही गई है। कोल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए हैं, एयर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसलिए आत्मनिर्भर पैकेज सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे के साथ साथ सुविधा प्रदान करते हुए, कानून में परिवर्तन लाते हुए किस तरीके से हम जमीनी स्तर पर लोगों को हम फायदा दे सकेंगे, इस तरीके का काम किया है। जब हम आत्मनिर्भर पैकेज की बात करते हैं तो राजस्थान जो ज्वेलरी में, उसी तरीके से मीनाकारी में, उसी तरीके से राजस्थान की पेंटिंग, उसी तरीके से राजस्थान का वुड फर्नीचर का काम, इन सारे कामों को इस आत्मनिर्भर पैकेज में बहुत ताकत मिलेगी। और जो वोकल फॉर लोकल, और मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल, ग्लोबल तक हमको ले जाने का अवसर देना है, उसको हमको समझाने की जरूरत है, उसको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया ने मोदी जी के कार्य को सराहा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि यह जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है यह भारत की तस्वीर बदलेगा। यूएन ने कहा कि भारत ने बहुत अच्छा पैकेज दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ के साथ साथ उसको इकोनॉमी से भी जोड़ने का काम किया है। मित्रों, हमें मालूम है यह अनकैलकुलेबल कोरोना का संक्रमण था, यह अनइमेजिनेबल था। हमें भी नहीं मालूम था कि क्या क्या समस्याएं आएंगी। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ मेरी विजुअल कॉन्फ्रेंस होती थी, और विजुअल कॉन्फ्रेंस में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारी होती थी। हम लोग हर दिन नई समस्या देखते थे और नई समस्या का निवारण करने के लिए जुट जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी हर दिन नई समस्या को एड्रेस कर रहे थे। हमारी इच्छा थी कि माइग्रेंट लेबरर्स वहीं रहें जहां वो रह रहे थे, इसके लिए उनके राशन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन भावना के कारण वो अपने गांव जाना चाहते थे, अपने घर पहुंचना चाहते थे। हमें मालूम है कि तकलीफ हुई, लाखों लोग घर के लिए चले, लेकिन हमारे भारत सरकार ने लगभग 4000 से अधिक श्रमिक ट्रेन चलाकर लगभग 50 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। लगभग इसी तरीके से 50 लाख लोगों को बसों से पहुंचाया, और रास्ते में जो लोग मिले उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको मलहम लगाया, उनकी दुख तकलीफ में साथ हुए, उनके लिए शेल्टर का प्रबंध किया, भोजन का प्रबंध किया, चरण पादुकाओं का इंतजाम किया और उनको सेफ घर पहुंचाने की व्यवस्था की, उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था की। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही थी। दुख के साथ कहना पड़ता है। हम एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं। 1962 का लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई हुई, 70 के दशक में बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने का काम था, इंडिपेंडेंट करने का काम था। देश युद्ध में उतरा। हमारे तब के सभी नेताओं ने उस समय के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए खड़े हुए। यह हमारा इतिहास है, यह हम कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति करती है, हमेशा राजनीति करती है। कोरोना के संक्रमण में भी लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो, लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो? अरे तुम्हारे मुख्यमंत्री पंजाब के और राजस्थान के पहले लॉकडाउन लगा देते हैं, उनको नहीं पता चलता कि उनके नेता क्या कह रहे हैं। फिर कहते हो लॉकडाउन उठा क्यों नहीं रहे हो, लॉकडाउन उठा क्यों नहीं रहे हो? अरे आपके मुख्यमंत्री वो राजस्थान के हो, वो पंजाब के हो, वो छत्तीसगढ़ के हो, वो महाराष्ट्र में आप सहयोगी दल हो, आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन चले रहना देना चाहिए। वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, तुम्हारे मुख्यमंत्री तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। क्या विपक्ष है, क्या काम पकड़ा हुआ आपने? जब लॉकडाउन उठाने लगे
तो उठा क्यों रहे हो? रोड मैप क्या है? अरे भारत का रोड मैप तो मोदी जी के नेतृत्व में सही है, तुम्हारी पार्टी का रोड मैप क्या है ये तय करो, कहां जा रहे हो तुम? आज देश चीन के सरहदों पर, भारत चीन के बॉर्डर पर गलवान में जब लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बुद्धि के बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। अनआर्म्ड क्यों चले गए? अरे मालूम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं? और आर्म्ड नहीं गए थे, क्यों अपने बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों अपनी सीमित जानकारी का प्रदर्शन कर रहे हो? कोई जानकारी नहीं तुम्हें, और देश के फौजियों का मनोबल गिराने का काम तुमने पकड़ा है। और जो भाषा का तुम इस्तेमाल करते हो, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भाषा जो भी कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है वो अपने परिवार के संस्कारों को भी प्रतिलक्षित करता है। और कम से कम भारतीय परिवारों के परिवेश इस तरीके के संस्कार नहीं होते जिस तरीके की भाषा का तुम प्रयोग करते हो। मैं ये कहना चाहूंगा पूरे अदब के साथ, पूरे संयम के साथ, कि भारत, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस परंपरा की जानी गई कांग्रेस, उसके नेता इस तरीके की भाषा, प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्द, आपने प्रधानमंत्री की इज्जत तो नरेंद्र मोदी जी की क्या करनी है, आपने तो अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं की थी, उनके ऑर्डिनेंस को फाड़ डाला था। दुनिया जानती है, देश जानता है, लेकिन कम से कम जब आपके मुंह से कोई शब्द निकलता है तो आपके परिवार के संस्कारों पर भी प्रतिलक्षित होता है, और ये भारतीय परिवेश के संस्कार नहीं है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। ऑपोजिशन होना चाहिए, आई बिलीव इन ऑपोजिशन, वी बिलीव इन ऑपोजिशन, बट वी बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, ऑपोजिशन विद कंटेंट। उसमें ताकत होनी चाहिए, उसमें जिस बात को कहा जाए उसमें कोई शक्ति होनी चाहिए। कंटेंटलेस ऑपोजिशन जिसके पास ना डायरेक्शन है ना कुछ है। कल की सभी दलों की सभा हुई, सभी दलों के साथ बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली, एक स्वर से सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने का वायदा करते हुए, देश पूरा साथ खड़ा है, इस बात को रिजॉल्व किया, एक साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी ये कैसे, वो कैसे, कहां हुआ, कैसे हुआ? इतने लंबे समय तक तुम सरकार में रहे, आपको मालूम नहीं है सरकारें कब और कैसे जवाब देती हैं? आपको मालूम नहीं है? कल प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, भारत की सेना जल, नभ, नीचे और आकाश, सब जगह पूरी ताकत के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, और उसको पूरी छूट दी गई है। यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही। लेकिन हमारे यहां इस समय भी राजनीति करने वाले ऐसे गैर जिम्मेदाराना, इट्स एन इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन जो हमको देखने को मिला है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं मोदी 2 के प्रथम वर्ष की बात कहूं तो बहुत सी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने, सतीश जी ने और वसुंधरा जी ने कहा है, लेकिन मैं उसको इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि वह इतिहास में दर्ज होगा पूरी शान शौकत के साथ, और वह काम जो वर्षों से हम लोगों ने सोच रखा था, जो वर्षों से हम चाहते थे, उसको पूरा किया तो मोदी जी की सरकार ने पूरा किया, यह मैं कह सकता हूं। हम यहां बैठे जितने लोग हैं, सामने बैठे मैं देख रहा हूं कईयों के बाल सफेद हो चुके हैं। ये सब लोग बाल अवस्था में कहते थे एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। कितनी यात्राएं हमने श्रीनगर को की, एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा, कितनी यात्राएं की, सिर्फ इसलिए कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना चाहिए। धारा 370 में अलगाववाद के बीज हैं, उसको पनपने नहीं देना चाहिए, 35A को हटाना चाहिए और जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग उस दिन टेलीविजन के गवाह हैं, और मैं, अर्जुन मेघवाल जी, हमारे शेखावत जी, हमारे कैलाश चौधरी जी, हम सब वो खुशनसीब लोग हैं
जिन्हें वह मौका मिला 5 अगस्त और 6 अगस्त को अपनी उंगली से बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया, इसकी हमको ताकत मिली। इतिहास में हमको यह मौका मिला। और जब यह धारा 370 हटाई गई तो हम समझ सकते हैं कि उसकी खुशी देश में कितनी हुई हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोगों ने खुशियां मनाई कि आज जम्मू कश्मीर हर तरीके से भारत के साथ मुख्य मेन स्ट्रीम में जुड़ गया है। इस बात की हम लोगों ने खुशियां मनाई। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों ने मनाई है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये तथ्यों के साथ कह रहा हूं। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में आज दिन तक धारा 370 के कारण वहां डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। और डीलिमिटेशन नहीं होने के कारण वहां ट्राइबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई गुजर, हमारे मुस्लिम भाई बकरवाल जो पुंछ और राजौरी के इलाके में हैं, उनका कोई ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं है। वो विधानसभा में ट्राइबल सीट से नहीं जा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने, आकाओं ने मुस्लिम गुजरवाल और बकरवाल और गुजर भाइयों के साथ अन्याय किया। लद्दाख सारे का सारा ट्राइबल है, लेकिन लद्दाख ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं है। अब डीलिमिटेशन होगा और धारा 370 हटने के कारण डीलिमिटेशन होगा। और डीलिमिटेशन होने के बाद पहली बार हमारा गुजर भाई और बकरवाल भाई जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ट्राइबल सीट पर पहुंचेगा और उससे उसको रिजर्वेशन मिलेगी। आपको नहीं मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे वाल्मीकि भाई सिर्फ सफाई कर्मचारी रह सकते थे। वो पंजाब से लाकर के बसाए गए थे। उनका बच्चा अगर जम्मू कश्मीर में नौकरी करना चाहता है तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकता था। यह है इनका वर्ताव दलितों के प्रति, यह है इनका वर्ताव हमारे वाल्मीकि भाइयों के प्रति। देयर वॉज नो रिजर्वेशन फॉर देम। वो सिर्फ लग सकते थे तो सफाई कर्मचारी बन सकते थे। आज धारा 370 हट गई है और धारा 370 हटने के कारण अब सफाई कर्मचारी का बेटा भी अब डॉक्टर बन सकेगा, इंजीनियर बन सकेगा, जज बन सकेगा और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी कर सकेगा। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री, 1 उप प्रधानमंत्री और 2 प्रधानमंत्री बने जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे। मनमोहन सिंह वेस्ट पाकिस्तान से आए, भारत में आए, चुनाव लड़ा और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, यहां चुनाव लड़ा और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, भारत में चुनाव लड़ा और भारत के उप प्रधानमंत्री बने, ये हम जानते हैं। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए और जम्मू कश्मीर में बस गए, उनको काउंसिलर का भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। उनको विधानसभा में भी वोट देने का अधिकार नहीं था। अब धारा 370 हटी है, वह काउंसिलर भी लड़ेगा, वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा, वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ेगा और वो भारत में मंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वह उसको वो पूरी छूट मिलेगी, यह हमको समझना चाहिए। लेकिन इससे पहले नहीं था। भारत के 106 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। 106 laws enacted by Parliament of India was not implemented in Jammu Kashmir. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यह लागू जम्मू कश्मीर में नहीं था। जम्मू कश्मीर की बहनें अगर जम्मू कश्मीर के बाहर किसी से शादी कर लें तो उनको प्रॉपर्टी के राइट से वंचित होना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस, यह कानून वहां लागू नहीं था। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता था, कोई उस पर रोक नहीं थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं था। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा है। जम्मू कश्मीर के बैंक की इंक्वायरी चल रही है।
दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जिन लोगों ने इतने दिनों तक भ्रष्टाचार किया है वो जेल के सीखों के पीछे होंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। इसलिए मित्रों, यह सिर्फ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटना नहीं है, यह जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करने के बराबर है। उसको भी हमको समझना चाहिए। वसुंधरा जी ने चर्चा की, सतीश पुनिया जी ने ट्रिपल तलाक की चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, वो मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और ट्रिपल तलाक को डू अवे कर दिया और 9 करोड़ हमारी मुस्लिम बहनाओं को आजाद कर दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इस कुरीति से उनको आजाद कर दिया गया, यह हमको समझना चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी भी दिमाग में यह स्पष्ट होना चाहिए, ट्रिपल तलाक पाकिस्तान में नहीं है, यह इस्लामिक देश है। हम तो सेक्युलर देश है, वो तो इस्लामिक देश है। बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक लागू नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक लागू नहीं है, मलेशिया बहुतायत मुस्लिम है, ट्रिपल तलाक लागू नहीं है, इंडोनेशिया बहुतायत मुस्लिम है, ट्रिपल तलाक लागू नहीं है, टर्की ट्रिपल तलाक लागू नहीं है, सीरिया ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। ये देश जो इस्लामिक देश है वहां ट्रिपल तलाक नहीं है, और हमारे यहां हम ज्यादा सेकुलर बने हुए यहां मुस्लिम महिलाओं के साथ वर्षों की सदियों की कुरीति झेल रहे थे। मोदी जी ने हमारी बहनों को उससे भी आजाद करा दिया है और उनको सामाजिक सुरक्षा दी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जहां तक CAA का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां मेघवाल जी बैठे हैं, आपके यहां कितने लोग मेघवाल बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए? बांग्लादेश की हिंदुओं की और माइनॉरिटीज की संख्या 23% थी जब भारत का विभाजन हुआ। आज वहां 7% रह गई है। पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी की संख्या 27% थी, आज 3% रह गई है। अफगानिस्तान में 50,000 हमारे सिख भाई थे, आज 3,000 सिख भाई रह गए हैं। कहां चले गए ये? कहां चले गए? या तो उनको जबरदस्ती वहां रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के तहत उनको इस्लाम बना दिया गया, या फिर वो भारत आए और वो भारत में थे लेकिन भारत की नागरिकता उनके पास नहीं थी। मुझे अफगानिस्तान के सरदार सिख भाई हमारे 20 साल से जो यहां पर है वो मिलने आए थे। मुझे सिंध से आए हुए लोग जो इंदौर में बसे हुए हैं वो मिलने आए थे। मेघवाल जी आपने जोधपुर में बसे हुए लोगों को, फिर वो चाहे मेघवाल समाज के थे, बाकी समाज के थे, उनसे आपने मिलाया था। बेचारे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, मेडिकल कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा नहीं सकते, नौकरी पे सरकारी नौकरी में आ नहीं सकते थे, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे। मोदी जी ने उन सबको नागरिकता प्रदान की है। ये CAA नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया CAA का, और जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इनको यहां ला करके बसाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा इनकी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं उनको ला करके यहां बसाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने 2003 के दिसंबर में राज्यसभा में कहा, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, कि इन लोगों को जो बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, इनको आपको सिटीजनशिप देना चाहिए। ये दीगर बात है, ये अलग बात है कि आप उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री रह गए लेकिन आप नहीं दे सके, लेकिन मोदी जी ने मोदी 2 के पहले साल में उनको नागरिकता अधिकार दे दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। राम मंदिर का किस्सा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, कपिल सिब्बल कहने लगे इसका फैसला 2019 से पहले मत करना, लटकाना, अटकाना, भटकाना, यही चलते चले जाना, यही तुम्हारा काम था। मोदी जी की सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग की, समयबद्ध तरीके से फैसला दिया और यूनानिमस फैसला दिया और भारत के सरकार में प्रधानमंत्री जी ने समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हुए इस भव्य मंदिर के निर्णय को सहर्ष स्वीकार करता हुआ सारा समाज आज खुश है और भव्य राम मंदिर बनने की वहां तैयारी है। इस बात को हमको समझना चाहिए।
मित्रों, अगर हम बात करें आरसेप की, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, लगभग 16 देश हैं इसमें। 15 एक तरफ थे, 16वां देश भारत एक तरफ था। मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी 2012 में, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा यह आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये हमारे किसानों के हित में नहीं है, ये हमारे मजदूरों के हित में नहीं है, ये हमारे मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों के हित में नहीं है, ये हमारे उद्यमियों के हित में नहीं है। इसलिए 15 देश एक तरफ रहने के बावजूद और भारत को निमंत्रण देने के बावजूद मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारत के कंसर्न है, भारत के मजदूर हमारे और किसान हमारी जीवन है, उनके लिए हम काम करते हैं, इसलिए हम आरसेप में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। 15 देश एक तरफ, 16वां देश भारत अलग खड़ा हुआ और अपने मजदूरों के साथ खड़ा हुआ। इस बात को समझना चाहिए, किसानों के साथ खड़ा हुआ, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपने सुना होगा बोडोलैंड, बोडोलैंड, बोडोलैंड। लंबे समय तक आपने इस बारे में सुना होगा। आपको शायद पता होगा कि बोडोलैंड का विषय जब था तो आसाम की इंटीग्रिटी बनाते हुए, बोडो की समस्या ध्यान में रखते हुए बोडो समस्या का सुझाव कर लिया गया, बोडो अकॉर्ड हो गया और बोडो के सारे लोग इसी आसाम के ही टेरिटरी के अंदर सब लोग ठीक ढंग से आगे अपनी जीविका चलाएंगे और भारत सरकार ने उनको ठीक से बसाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देकर के इस काम को किया। इसी तरीके से हमारे त्रिपुरा में ब्रू रियांग इंटरनली डिस्प्लेस्ड 34,000 परिवार थे, इनको भी बसाने का काम भारत सरकार ने किया और इसमें भी 600 करोड़ रुपए खर्च करके उनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। मित्रों, अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। राजस्थान में 66,77,000 गैस कनेक्शन दिए गए। अगर हम बात करें उजाला योजना की तो 36 करोड़ 25 लाख लोगों को एलईडी बल्ब दिया गया। 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली की खपत में बचत हुई है। उसी तरीके से राजस्थान में 1 करोड़ 71 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए और लगभग 890 करोड़ रुपए इसमें सेविंग हुई है, यह हम ध्यान में रखें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, ऐसे गांव सिर्फ 36% थे, आज 100% हैं और राजस्थान भी उसमें जुड़ चुका है। राजस्थान में 27% से बढ़कर के अब 100% ओडीएफ हो गया है राजस्थान। ये प्रधानमंत्री जी के 6 साल के नेतृत्व में यह हम सबको देखने को मिला है। सौभाग्य योजना में 2 करोड़ 62 लाख घरों को बिजली से जोड़ा गया और इसमें सारे बिजली इलेक्ट्रिफाइड हो गए। राजस्थान में भी 41,000 घरों को नया इलेक्ट्रिफिकेशन से जोड़ा गया, यह हम सब जानते हैं। आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य है कि मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जिम्मा मुझे दिया और आज मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम और यह भारत का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। वसुंधरा जी ने भामाशाह योजना शुरू की थी, वो बधाई की पात्र हैं। यह ठीक है कि उसको ग्रहण लगाने की आगामी सरकारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन यह आयुष्मान भारत के साथ जुड़कर आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और इसमें जुड़े कितने लोग हैं? 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, जो सारा अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की जनसंख्या को मिला लें तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। इसको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का काम किया है इस आयुष्मान भारत के तहत। और उसी तरीके से आपके यहां भी 154 करोड़ लोगों को, लगभग 9,66,000 लोगों ने इससे सुविधा पा ली है। इस बात को हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, जब मैं मोदी सरकार के गुणों की बात कर रहा हूं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की बातचीत कर रहा हूं तो मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि राजस्थान को आजकल ग्रहण लगा हुआ है और यह जहां विकास के काम पूरी तीव्र गति से भारत सरकार कर रही है, वहां मुझे पता चलता है
कि 25 लाख मास्क गायब हो गए, पीपी किट गायब हो गया, हेल्थ के क्षेत्र में घोटाला हो गया, विकास के कार्यों में रुकावट आ गई। मुझे याद है सतीश पुनिया जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमेशा बार बार बोलते थे कि हम लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च कर रही है, हमारे एमएलओ पर एफआईआर लॉन्च कर रही है। ये इनकी मानसिकता का प्रदर्शन है, ये इनकी मानसिकता बताती है। हम सेवा कार्य में जुटे हैं, वो एफआईआर में जुटे हैं। हर चीज में राजनीति। आप सोचिए कि इनकी सोच कितनी नीचे चली गई है, और ऐसे नीचे सोच वाले राजस्थान को कहां उठाएंगे, इसका भी आपको विचार करना चाहिए। जिसकी सोच छोटी हो, जिसकी सोच बहुत निचले स्तर की हो, वो राजस्थान को ऊपर कहां उठाएगा। मैं इसीलिए आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ तो खड़े हैं। राजस्थान में भी आपने लोकसभा में बहुत अच्छे नंबर लिए, आपने सफलता हासिल की। आने वाले समय में कोई मौका हम चूकेंगे नहीं, और आप सबके नेतृत्व में निश्चित रूप से राजस्थान में भी आने वाले समय में जब भी मौका आएगा तो जरूर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। इस बात को हम आपको कहना चाहते हैं और आपकी सेवा में जुटेगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन हां, राजस्थान के कार्यकर्ता विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। आपको जितनी मुसीबतें आती हैं उसका मुझे इल्म है, उसकी मुझे जानकारी है। मैं जानता हूं कि प्रदेश सरकार किस तरीके से आपको तकलीफ और प्रताड़ना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग पूरी शक्ति से लगे हैं। आपको मेरा बहुत बहुत साधुवाद, और पार्टी को आप आगे बढ़ाएं। सतीश पुनिया जी, उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं। वसुंधरा जी, हमारे अपने कटारिया जी, हमारे सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। आप लोग विधानसभा में अच्छी लड़ाई, सक्षम लड़ाई लड़े, और लड़ करके राजस्थान के अंदर लोगों की सेवा में आप सब तत्पर रहें, यही आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।